दाजुआंग गन्ना चबा रहा था। शाओ हेई को शक हुआ कि कुछ गलत है तो उसने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर ली। रात में शाओ हेई ने दाजुआंग से कहा, सोचा नहीं था तुम्हें भी ये पसंद है, मुझे 1000 युआन उधार दो, मैं तुम्हारा राज रखूंगा। दाजुआंग ने मना कर दिया तो शाओ हेई ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह आज की बात सबको बता देगा। दाजुआंग समझ नहीं पाया कि उसके पास कौन सा राज है, लेकिन शाओ हेई की धमकी सुनकर चिंतित हो गया। दाजुआंग गुस्से में था, वह शाओ हेई को सबक सिखाने की सोच रहा था, लेकिन शाओ हेई ने कहा, तुम पछताओगे, कल मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। दाजुआंग ने ध्यान नहीं दिया, पर अगले दिन पछताना पड़ा क्योंकि देखा कि मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और घोषणा की कि दाजुआंग को गांव से निकाला जाएगा। ये सुनकर दाजुआंग चौंक गया। उसने कहा कि उसने कोई गलती नहीं की, फिर क्यों निकाला जा रहा है? मुखिया ने कहा, तुम्हारी गलती सबको पता है। गांव वाले दाजुआंग को अजीब नजरों से देख रहे थे, पर दाजुआंग संतुष्ट नहीं था और उसने मुखिया से गलती बताने की मांग की। मुखिया को अंततः गांव के नियम की धारा 49 दिखानी पड़ी। दाजुआंग ने समझा कि यह शाओ हेई की चाल है, उसे गांव छोड़ना पड़ा, पर इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। दाजुआंग शाओ हेई को नहीं छोड़ेगा। उसने यह बात भाई को बताई। भाई का गुस्सा बढ़ गया, अब वह लोगों के सामने सिर उठाकर नहीं चल सकता था। भाई का गुस्सैल स्वभाव था। उसने शाओ हेई को ढूंढा और उसे जोरदार मुक्का मारा। शाओ हेई जमीन पर गिर गया और गुस्से में मिट्टी उठाई। भाई को लगा कि छोटा काला लड़ाई करेगा, पर वह भागा। अचानक खंभे से टकराया और सिर में दर्द से बेहोश हो गया। होश में आने पर देखा कि वह खंभे से बंधा था और भाई उसे पीट रहा था। भाई चाहता था कि छोटा काला मान ले कि उसने दाजुआंग पर झूठा आरोप लगाया है, लेकिन छोटा काला नहीं मान रहा था। उसने कहा कि उसके पास सबूत है जो मोबाइल में है। दाजुआंग ने कहा कि सबको दिखाए ताकि प्रतिष्ठा साफ हो सके। छोटा काला ने कहा कि वह केवल दाजुआंग को दिखाएगा। फिर दोनों एक छुपी जगह गए और छोटा काला ने दाजुआंग को मोबाइल दिखाया। दाजुआंग चौंका, फिर समझाया कि यह गन्ना चबाने की बात है, पर यह इतना असली लग रहा था कि कोई यकीन नहीं करेगा। दाजुआंग ने गांव में रहने के लिए छोटे काले को लेकर सरपंच के पास जाकर स्थिति साफ करने का निर्णय लिया, लेकिन सरपंच गुस्से में था और न्याय के लिए दोनों को 50-50 कोड़े लगाने का फैसला किया। फिर दोनों को खंभे पर लटकाया गया और फांसी की तैयारी होने लगी। डर के मारे दोनों रोने लगे। इतनी छोटी बात पर जान का खतरा हो गया, ये तो गलत हो गया। ठीक उसी समय जब फांसी की तैयारी हो रही थी, एक बच्चा पानी में गिर गया। वहाँ किसी को तैरना नहीं आता था, सिर्फ दाजुआंग को तैरना आता था। इसलिए मुखिया ने कहा कि उन्हें पहले छोड़ दो ताकि वे बच्चे को बचा सकें। बच्चे को डूबता देख दाजुआंग उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। शाओ हेई भी पीछे नहीं रहा, वह भी कूद गया, लेकिन शाओ हेई को तैरना नहीं आता था और वह खुद भी डूबते डूबते बचा। दाजुआंग ने शाओ हेई और बच्चे को बचा लिया। बच्चे को बचाने के कारण मुखिया ने उनकी फांसी की सजा माफ कर दी।